नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलटी कला की जो कल संशोधित नियमावली जारी की गई है, साथ ही एक ऐसे लेटर की जिसमें यूटेट को भी लागू करने की बात कही गई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखेंगे वो कौन सा लेटर है जिस लेटर के आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीए बीएड के साथ एलटी कला में टीईटी की भी अनिवार्यता हो जाएगी। और आज हम जो कल से एलटी सेवा नियमावली जो वायरल हो रही है, जो कल से काफ़ी चर्चाओं में है, उसी से संबंधित हम बात करेंगे। तो बहुत सारे मेरे दर्शक थे, उन्होंने कहा था कि सर आप इसको भी वीडियो के माध्यम से हमें समझाइए। तो मैंने उनको कहा था कि जब तक इस विज्ञप्ति का सम्यक अध्ययन नहीं हो जाता तब तक इस पर वीडियो बनाना जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी में कोई भी भ्रामक जानकारी मैं अपने माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। तो इसलिए इतनी लेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों के पास एक सही जानकारी जाए। तो आई होप आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने है एक जो कल से जो एलटी नियमावली आपको दिखाई दे रही होगी तमाम पब्लिक डोमेन में, उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 1 की, ठीक है। और इसकी तारीख है 4 मार्च 2024। तो यानी कि लेटेस्ट ये विज्ञप्ति है। और अधिसूचना है ये राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 2014 जो समय समय पर यथा संशोधित में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब यहाँ पर जो नियमावली बनी है, तो इस नियमावली के अंतर्गत जो या पहला वाला कॉलम देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। इस नियमावली को जो है संक्षिप्त नाम होगा उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2024, ठीक है। और ये तुरंत प्रवर्त होगी, यानी कि तुरंत ये लागू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है, ये तो खैर आपके मतलब का नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी ऑलरेडी एलटी में कार्यरत हैं, जो अपने मंडल परिवर्तन कराना चाहते हैं, वो उनके लिए ये वाला कॉलम था, ठीक है। तो ये इस पर हम टाइम नहीं खपाएंगे, हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम जो हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है हमारा सहायक अध्यापक सहायक अध्यापिका कला का, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य बिंदु है। तो सहायक अध्यापक अध्यापिका कला, इसमें जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेट करते हुए हम आपसे बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्तंभ 1 जो अभी विद्यमान नियम है, यानी कि जो अभी चल रहा था, पुरानी जितनी भी भर्तियां थी उनमें जो नियम चल रहा था। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग, ड्राइंग डिजाइन, प्राविधिक कला, पेंटिंग, फाइन आर्ट, पेंटिंग, विजुअल आर्ट विषय में स्नातक की उपाधि, ठीक है। तो ये हमारी पुरानी वाली विज्ञप्ति के मानक थे। अब स्तंभ 2 है, यानी कि जिसको प्रतिस्थापित नियम है, यानी कि जो अब से लागू होगा नई नियमावली के तहत, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें देखिए जो बिंदु 1 है, बिंदु 1 है सहायक अध्यापक अध्यापिका कला के लिए, जो बिंदु 1 है जिसमें कि ये डिफाइन किया गया है कि इस की योग्यता क्या होगी, यानी कि एलटी ड्राइंग की योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पर इसको बारीकी से पढ़ते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग, विजुअल आर्ट पेंटिंग विषय में स्नातक की उपाधि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑब्लिक फाइन आर्ट पेंटिंग, विजुअल आर्ट पेंटिंग विषय में स्नातक की उपाधि। तो इस उपाधि की जो बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको ये आराम से दिख जाए। तो यहाँ पर बात की जा रही है स्नातक की उपाधि की, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, स्नातक की उपाधि की, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री की बात हो रही है। तो आपने अगर बीए कर रखा है, बीए में आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है। अब कल से ये बात चल रही है कि क्या इसको बीएफए वाले भी भरेंगे, तो मैं कहता हूँ कि बेशक वो भर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है स्नातक की उपाधि की, जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होती है, ठीक है, वो स्नातक की उपाधि मानी जाती है। और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे फाइन आर्ट जो है सब्जेक्ट साफ साफ लिखा गया है। अब कई सारे हैं दर्शक बोल रहे हैं कि सर इसमें बीएफए भी नहीं लिखा हुआ है।
तो क्या वो भरेंगे? अभी देखिए, ये जो पहला पॉइंट है इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बीएफए वाले नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संक्षिप्त शब्दों में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्नातक की उपाधि चाहिए। और किस किस सब्जेक्ट में चाहिए? ड्राइंग एंड पेंटिंग में चाहिए, पेंटिंग में चाहिए, विजुअल आर्ट में चाहिए। ठीक है, तो अगर बीएफए वाले के पास ये सब्जेक्ट होंगे तो बीएफए वाला भी इस भर्ती में आवेदन करने का हकदार होगा। अब यहाँ पर तो बहुत छोटे में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे बात की गई स्नातक की डिग्री चाहिए भाई, स्नातक की डिग्री ही मांगी गई है। जब इसका यूके ट्रिपल एस सी इसका विज्ञप्ति जारी करेगा तो यूके ट्रिपल एस सी उसमें सारे के सारे उन कोर्सेज के बारे में, उन डिग्रीज के बारे में जरूर लिखेगा कि स्नातक की डिग्री चाहिए। तो स्नातक की डिग्री के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज भारत के विश्वविद्यालयों में चलते हैं उन सब का नाम अगर यूके ट्रिपल एस सी डालता है तो स्पष्ट हो जाता है कि इसको कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर ये वो लोग भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से बीएड की उपाधि। तो बीएड की उपाधि यहाँ पर कंपलसरी मांगी गई है और इसी चीज़ की बीएड वाले इतने 2-3 सालों से कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें तो जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गई, क्लियर कट हो गई कि यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है ड्राइंग एंड पेंटिंग में, दूसरा बीएड की उपाधि मांगी गई है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अथवा करके भी एक अन्य उपाधि को जोड़ा गया है। यहाँ पर एक और कोर्स है, ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में BA-एड की न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि। ठीक है, कई सारे जो अभ्यर्थी हैं, कई सारे मेरे दर्शक हैं, वो इसको बीएड पढ़ रहे हैं, जबकि BA-एड है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट एजुकेशन। तो जिसके पास बैचलर ऑफ आर्ट एजुकेशन की न्यूनतम 4 साल की उपाधि होगी वो भी इस आने वाली विज्ञप्ति में ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जब भी यूके ट्रिपल एस सी इसकी विज्ञप्ति को जारी करेगा तो मुझे लगता है कि वो सारे के सारे स्नातक स्तर की जितनी भी उपाधि वाले कोर्सेज हैं जो कि सहायक अध्यापक अध्यापिका कला के लिए एलिजिबल होंगे, उनको जरूर वो यहाँ पर मेंशन करेगा। ठीक है, तो ये अब यूके ट्रिपल एस सी के ऊपर छोड़ देते हैं हम कि वो विज्ञप्ति किस तरीके से निकालता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो दूसरा चेंज हुआ है, यानी कि जो परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है उसके ऊपर। अब यहाँ पर देखिए स्तंभ 2 जो है जिसमें कि चेंजेस किए गए हैं वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापिका लिखा गया है, किसी भी विषय का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है। कई सारे जो मेरे दर्शक हैं वो ग्रुप के माध्यम से मुझे कह रहे थे कि सर ये क्या ड्राइंग या जो संगीत है जिसकी बात हुई है इस विज्ञप्ति में, इस नियमावली के अंतर्गत, क्या उन्हीं पर ये नियम लागू होगा? तो मैं कहता हूँ कि ये नियम सब विषयों पर लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी विषय का नाम नहीं लिखा गया है, सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापिका ही लिखा गया है। तो ये आप क्लियर समझ जाइए कि ये सभी विषयों पर, एलटी के जितने भी विषयों की विज्ञप्ति जारी होगी उन सभी विषयों के ऊपर ये नियम लागू होगा। अब देखिए यहाँ पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के अंक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, जैसे कि सारे कंपटीशन के पेपर होते हैं। भाग 1 जो परिवर्तन हुआ है इसमें, ठीक है, यहाँ पर शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान के 50 अंक होंगे आपके पास। पहले शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 100 अंक दिखा रहे थे पुरानी वाली उसमें विज्ञप्ति में, लेकिन भाग 1 शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान में 50 अंक आपके आएंगे। तो यानी कि जो 30 अंकों का पिछली विज्ञप्ति में था वो अब बढ़ करके 50 अंक हो गया है। भाग 2 जो आपके विषय से रिलेट करते हुए प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो 50 अंकों के होंगे। तो पहले भाग 2 70 अंकों का था और भाग 1 30 अंक का था। तो इस प्रकार से अब आपका भाग 2 से 20 अंकों की कटौती करके भाग 1 में जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप जान जाइए कि इस बार जो मेरिट होगी वो शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान
से निर्धारित होनी ही होनी है, क्योंकि जो विषय के प्रश्न होते हैं वो लगभग सब सही करके आते हैं। जबकि शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति, परीक्षण और सामान्य ज्ञान पे भी अब आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 30 अंक का था तो लोगों ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन अब उनको इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये आपका इस नियमावली में ये मुख्य परिवर्तन किया गया। तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि एलटी भर्ती के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, ये आज का मेन जो बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अब बात करते हैं एक ऐसे पत्र की जो आज पब्लिक डोमेन में आया है, और इस पत्र के माध्यम से भी काफ़ी सारे जो हैं कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं एलटी कला भर्ती के लिए। ठीक है, तो पहले हम इस पत्र को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। तो ये पत्र देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड शासन देहरादून। और ये जब वहाँ पे जमा कराया गया होगा, जब उनको डिस्पैच में जमा हुआ होगा, तो 29/4/2024 की इस पर डेट पड़ी हुई है। और विषय है एलटी कला में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करवाने के अनुरोध के संदर्भ में। ठीक है, तो माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करवाने के अनुरोध के संदर्भ में ये पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री महोदय को। अब यहाँ पर देखिए क्या बात की जा रही है इसमें, कि प्रार्थनी माननीय उच्च न्यायालय में एलटी कला के संदर्भ में योजित स्पेशल अपील संख्या, अब इस पर साफ नहीं दिख रहा है, दिनांक 22 अक्टूबर 2010 को सुरक्षित व 7 नवंबर 2019 को दिए गए विस्तृत आदेश की एक मात्र याची है। उक्त आदेश में माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा तत्कालीन अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को माननीय न्यायालय में गलत शपथ पत्र देने पर आपराधिक अवमानना का दोषी मानते हुए 4 सप्ताह में एलटी कला की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश राज्य सरकार को दिए थे। उक्त प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व शासन स्तर पर कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2020 तथा नियमावली प्रकोष्ठ द्वारा भी 26 नवंबर 2020 को आपत्ति के बाद एनसीटीई के नियमों के विपरीत जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन लेकर एलटी कला की संशोधित नियमावली 2021 का प्रख्यापन किया गया, जिसका नुकसान उक्त परीक्षा में शामिल एलटी बीएड कला अभ्यर्थियों के साथ प्रार्थनी जिसके द्वारा उक्त परीक्षा में 2019 की सही नियमावली के तहत आवेदन किया गया, एनसीटीई के मानकों के साथ परीक्षा में शामिल होने तथा चयन की संभावना के बाद उक्त भर्ती नियम विरुद्ध 2021 नियमावली के कारण निरस्त कर दी गई। अब यहाँ पर जो प्रार्थनी है वो ये कह रही है कि मैंने जब अप्लाई किया था उस समय नियमावली में बीएड का जो क्लॉज था वो रखा गया था, और वो बीएड की डिग्री होल्डर है, और उन्होंने एनसीटीई के नियमों के तहत जब बीएड इसमें मांगा गया था तो उन्होंने अप्लाई किया था, और बाद में इस भर्ती में जो भी परिवर्तन किए गए, ठीक है, उसके परिवर्तन के बाद जितने भी बीएड वाले उपाधि धारक थे उन्होंने भी इसमें अप्लाई किया था, और हो सकता था कि हम लोगों की संभावना थी कि हम इसमें क्वालिफाई कर जाते, हम भी इसमें नियुक्ति पाने के जो थे हकदार थे, तो हमारी पूरी संभावना थी। लेकिन गलत शपथ पत्र दे करके या जो भी इसमें लिखा गया है कि गलत ढंग से जो भी नियमावली में संशोधन हुआ और बाद में इसमें कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, इस पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दी गई ये भर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर ये भर्ती जो निरस्त की गई है तो हम लोगों को इसमें काफ़ी जो है नुकसान हुआ, ये तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है लास्ट में वो जानना बहुत ज़रूरी है। महोदय, वर्तमान में पुनः शासन स्तर पर उक्त एलटी नियमावली निरस्तीकरण तथा नई नियमावली प्रख्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। इसमें ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो भर्ती थी चल रही उसको तो निरस्त कर दिया गया, और नई नियमावली है उसका जो कार्य है वो गतिमान है अभी। अतः अनुरोध है कि एलटी कला में, ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लीजिए, अतः अनुरोध है कि एलटी कला में द स्टैच्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के प्रावधानों के तहत बीएड के साथ, देखिए मेन बात यहाँ पर आ गई है,
बीएड के साथ यूटीईटी सीटीईटी की अनिवार्यता हेतु आवश्यक कार्रवाई करवाने की कृपा करें। ठीक है, संभव होने पर एलटी भर्ती 2020 में 2019 की नियमावली में शामिल बीएड अभ्यर्थियों का परीक्षाफल जारी करवाने हेतु अध्यादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने हेतु शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। तो यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। दो चीज़ें यहाँ पर क्या कही जा रही हैं इस पत्र में। एक तो बीएड अगर नई जो नियमावली बन रही है इसमें बीएड के साथ में यूटेट सीटेट को जोड़ा जाए, जैसे कि अन्य सब्जेक्ट में होता है। अगर आपने बीएड लागू किया है यहाँ पर तो यूटेट सीटेट भी लागू कीजिए। दूसरी बात यहाँ पे की जा रही है कि जिन्होंने उस पुरानी भर्ती में जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार एसएलपी दायर करे बीएड अभ्यर्थियों का परीक्षाफल जारी करने के लिए। तो दो मुख्य बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। एक तो अगर नई नियमावली बनती है तो उसमें बीएड के साथ यूटेट सीटेट को लागू करा जाए, टीईटी लागू किया जाए, और साथ में बीएड अभ्यर्थियों का जो परीक्षाफल है पुरानी भर्ती का उसको अगर निकाला जाए, बीएड वालों को यहाँ पर जो है लाभ दिया जाए। बीएड वालों ने जो अप्लाई किया था उसमें उनका कोई दोष नहीं था, क्योंकि बीएड जब उन्होंने कर रखा था और पहली जो नियमावली आई थी, जो पहली विज्ञप्ति आई थी यूके ट्रिपल एससी की, उसमें कला के साथ में बीएड मांगा हुआ था और हमने बीएड उसी नियमावली के तहत आवेदन किया था। तो हमारा जो आवेदन है ये जो निरस्त किया गया इस पूरी भर्ती को, हमारे जो बीएड डिग्री धारक हैं उनका रिजल्ट इसमें जारी करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी जो है दायर करने के लिए यहाँ पर शासन से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। अब ये जो है लेटर ये 23 फरवरी 2024 को लिखा गया है। तो इस लेटर से ये बात साफ जाहिर हो गई है कि बीएड के साथ टीईटी के लिए भी यहाँ पर अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि अगर ये लेटर पे कार्रवाई हो जाती है, इस लेटर का संज्ञान जो है यूके ट्रिपल एससी या माध्यमिक शिक्षा लेता है, तो हो सकता है जो नियमावली कल निकली है उसमें संशोधन होकर के एक पॉइंट टीईटी का भी जुड़ जाए। हो सकता है आने वाले समय में जब विज्ञप्ति जारी हो तो यूटेट सीटेट भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तो तभी पता चलेगा जब यूके ट्रिपल एससी विज्ञप्ति जारी करेगा। तो ये हमारा आज का अपडेट था। आई होप आपको आज का अपडेट समझ में आ गया होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं इस विज्ञप्ति को भली भांति समझ करके इसका सम्यक अध्ययन करके ही कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।